You're a picture in a frame. I make believe you're next to me, but I know it's not the same. Why am I looking at you? नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल DRS मैथ्स पर। और हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो चैप्टर है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अभी तक हम लोगों ने जो कुछ भी डिस्कस किया, अब परम्यूटेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद में उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को आज हम सॉल्व करने चल रहे हैं। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करता हूं आज का ये 5वां लेक्चर। तो देखिए, अभी तक हम लोगों ने परम्यूटेशन में दो चीजें सीखी हैं। पहला कि आउट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स अगर r ऑब्जेक्ट्स का सिलेक्शन करना है, मतलब आपके पास कुल n वस्तुएं हैं, उनमें से अगर आपको r वस्तुओं को एक साथ लेना है तो उसकी वैल्यू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r होती है। और अगर जितनी वस्तुएं n में से टोटल सभी वस्तुओं को लेना है, n में से n पूरी वस्तुओं को लेना है, तो उसको लेने का कुल तरीका कितना होता है, कुल कितने अलग अलग तरीकों से ले सकते हैं, वो संख्या होती है फैक्टोरियल n। अब यहां पर आपको ये चीज समझना है कि n और r क्या है। तो n और r के बीच में आपके पास ये रिलेशन दे रखा है कि r की जो वैल्यू है ये 0 या 0 से ज्यादा होगी, मैक्सिमम n के बराबर होगी या फिर n से कम होगी। ठीक है, मतलब r एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है और n क्या है, नेचुरल नंबर्स है। मतलब n 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हमारे पास कुछ चीजें होंगी तभी तो हम उसमें से सिलेक्शन करेंगे। अगर मैंने n इज इक्वल टू 0 ले लिया, इसका मतलब हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है, कोई वस्तु ही नहीं है। जब कोई कुछ है ही नहीं तो उसमें से हम लेंगे क्या, राइट? तो n की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। इसका मतलब n ऑलवेज क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। या कहीं कहीं पर बुक्स में आपको मिल जाएगा क्या कि n जो है कि ये दोनों क्या होने चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए। ठीक है, ठीक। और बहुत सारी बुक्स में बहुत सारी जगह पे आपको यही कंडीशंस इस तरह से लिखी हुई मिलेगी कि r इज ग्रेटर और इज इक्वल टू 1 लेस देन और इज इक्वल टू n। या कुछ बुक्स में आपको यही चीज इस तरीके से लिखा हुआ मिल जाएगा कि r इज ग्रेटर देन 0 लेस देन r इज इक्वल टू n। तो देखो, इसका मतलब ये हुआ कि r 1 से कम नहीं हो सकता, और इसका मतलब ये हो गया कि r की वैल्यू 0 से ज्यादा होगी, मतलब इसका भी मतलब यही हुआ। लेकिन आगे चल करके आप देखोगे कि बहुत सारी जगह पे बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको ये मिलेगा, आपको पूछा जाएगा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ np0। ठीक है, मतलब आपके पास 10 ऑब्जेक्ट्स हैं, 10 में से एक भी नहीं लेना है, उसका कुल कितना तरीका होता है। ठीक है, तो इस तरह से जब आपको कैलकुलेशन करना होगा, निकालना है, तो इसका मतलब यह है कि r की वैल्यू 0 हो सकती है। इट मींस एग्जैक्ट तरीका, एग्जैक्ट जो प्रोसेस है वो ये होगा कि r की वैल्यू 0 या 0 से ज्यादा होनी चाहिए, n जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है उसके बराबर या उससे कम होनी चाहिए। मान लीजिए हमारे पास कुल 10 चीजें हैं, तो 10 में से 11 तो हम ला नहीं पाएंगे। ठीक, अगर मेरे पास 10 मार्कर हैं और मैं आपसे बोलूं कि जाकर के 10 में से 11 मार्कर लेकर के आओ, तो ये तो असंभव बात हो गई। और फिर मैं अब ये तो कह सकता हूं ना कि मेरे पास 10 मार्कर हैं, उसमें से एक भी नहीं लाओ। ये तरीका ऑप्शन है। 10 में से -1 मार्कर लेकर के आओ, तो नेगेटिव नहीं हो सकता, और जितना है वैल्यू उससे ज्यादा नहीं हो सकता r की वैल्यू। तो वही है कि r एक नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा और n आपका जो है वो नेचुरल नंबर होगा या पॉजिटिव इंटीजर आप कह लो। ठीक है, आगे बात समझ में। तो चलिए, आज पहले हमने जो पिछला ये कॉन्सेप्ट देखा, इस पर बेस पहले आज हम कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, अब जैसे आप क्वेश्चन ये पूछ देगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, मान बताइए, किसका मान बताइए, इस तरह से आपको ये वैल्यू दे देगा कि 12p4 का मान बताइए, 10p4 का मान बताइए, 6p2 का मान बताइए, 9p3 का मान बताइए। हमने क्या सीखा है, आपको पता है कि इसका पहले इसका कहने का मतलब क्या हुआ। इसका कहने का मतलब है कि कुल 12 में से 2 चीजें ली गई हैं, 10 में से 4 चीजों को लेना है, 6 में से 2 को लेना है, 9 में से 3 को लेना है। तो इनको लेने का, इतने ऑब्जेक्ट्स में से इतने ऑब्जेक्ट्स का सिलेक्शन करने पर, लेने पर कुल कितने विभिन्न तरीके से, हाउ मेनी डिफरेंट वेज आर देयर, ये आपको बताना है। ठीक, तो आपने क्या पढ़ा कि n में से अगर r को लेना है तो इसका तरीका फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r है। हम पहले कर रहे हैं कि कैसे बोर्ड एग्जाम के बच्चों को करना है, फिर कंपिटेटिव एग्जाम्स वालों को कैसे करना है उसको भी हम समझाते हैं। देखिए, पहला ऑप्शन ले रहे हैं हम कि 12p2, इसका मतलब हुआ कि फैक्टोरियल 12 अपॉन फैक्टोरियल 12 माइनस 2, इसका मतलब फैक्टोरियल 12 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 10। फिर हमने सॉल्यूशन के लिए तरीका बताया है कि ऊपर बड़े वाले फैक्टोरियल को छोटे के बराबर ब्रेक करेंगे। तो फैक्टोरियल 12 को 10 तक ब्रेक करना है, तो उसके लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, 12 लेंगे, 11 बचेगा, 11 भी आउटसाइड ले लेंगे तो फैक्टोरियल 10 बचेगा, और नीचे क्या है, फैक्टोरियल 10 है। ये और ये कैंसिल हो गया, 12 इंटू 11 आप कर दो, 11 2 जा 22, कैरीज 2, 11 1 जा 11 2 13। द आंसर इज 132। तो आपका आंसर क्या आ गया, 132। ये पूरा, ये सारे स्टेप्स लिखने पड़ेंगे किसको, जो एक बच्चा बोर्ड एग्जाम के लिए लिखेगा वो पहले ये लिखेगा कि सिंस NPR is equal to this one, so therefore 12p2 is equal to this, और लास्ट में उसको ये आंसर मिलेगा। बोर्ड जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में है आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ आंसर चाहिए। आप देखो आप इस क्वेश्चन को कैसे करोगे।
अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हो तो आप देखो, अगर आपको 12p2 की वैल्यू निकालनी है तो आप एक चीज अच्छे से याद कर लो, क्या करना है, इस नंबर को एक एक करके कम करना है। कितनी बार? जितना नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, ऊपर जो नंबर है वहां से शुरू करना है और एक एक नंबर कम करते हुए उनका आपस में मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है। कितनी बार? जितना नीचे लिखा हुआ है। जैसे नीचे क्या लिखा हुआ है? 2। तो आपको 2 ऐसे नंबर्स लिखने हैं जो 12 से शुरू होंगे और एक एक करके कम होंगे, सभी को मल्टीप्लाई करना है। तो पहली वैल्यू आपने लिखा 12, फिर उससे एक कम आप करोगे तो आ जाएगा 11। बस 2 ही नंबर लिखने थे, बस यही आपका आंसर हो गया। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, 12 इंटू 11, आपका आंसर हो गया 132। ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए आप शॉर्ट में आपका ये आंसर आ गया। ठीक है, यहां से शुरू करना है और एक एक नंबर कम करना है। कितनी बार? जितने यहां पर जो नंबर यहां पर लिखा हुआ होगा। ठीक है, और उन सभी नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना होगा। अब अगर आप ये समझ गए तो बाकी को हम करके दिखाते हैं। देखो, 10p4 के लिए आपने क्या लिखा? फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 10 माइनस 4, यानी फैक्टोरियल 10 बाई फैक्टोरियल 6। अब फैक्टोरियल 10 को 6 तक ब्रेक करना है तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 बाहर आएगा, तब फैक्टोरियल 6 बचेगा। नाउ फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 6, ये कैंसिल हो गया ऊपर नीचे, इनको मल्टीप्लाई करो तो 7 8 56, 9 504, गुणे 10 करना है तो 5040 आंसर हो गया। ये हुआ किसके लिए? एग्जाम वाले बच्चों के लिए, जो आईसीएसई बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड या यूपी बोर्ड में लिखेंगे एग्जाम में। वो क्या लिखेंगे? सिंस एनपीआर इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन अपॉन एन माइनस आर, देयरफॉर दिस, ये आंसर होगा। लेकिन अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप क्या करोगे? देखो, मैंने आपको क्या बोला है कि देखो 10p4 है तो आपको 10 से शुरू करना है, एक एक नंबर कम करके सभी को आपस में मल्टीप्लाई करना है। कितनी बार? जितना नीचे लिखा होगा। यहां पर 4 है तो 4 बार आपको करना होगा। अब आप 10 से शुरू किए तो पहले 10, फिर एक कम इंटू 9, फिर एक कम इंटू 8, फिर एक कम इंटू 7। 4 नंबर हो गए, बस आपको रुक जाना है, इन सभी को मल्टीप्लाई कर दो। तो 7 8 जा वही 7 8 56, 9 504, गुणे 10, तो आपकी वैल्यू हो गई 5040। वही सेम आंसर आपको मिला। आपको ये एक लाइन में मिल रहा है और ये चूंकि बोर्ड एग्जाम में उनको पूरे नंबर लेने हैं, पूरा कॉन्सेप्ट बताना है, इसलिए वो ये पूरा लिखेंगे। ठीक है, तो आप देखो कितनी जल्दी आप सारे आंसर बता दे रहे हो। अब बाकी के दोनों फटाफट आप आंसर बताओ। देखो भाई, 6p2 के लिए क्या किया? फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 माइनस 2, यानी कि फैक्टोरियल 6 बटा फैक्टोरियल 4। अब 6 को 4 तक ब्रेक करना है तो 6 और 5 बाहर लेंगे, फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 4 ये कैंसिल हो गया, 6 25 30 आंसर आ गया। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स आप दे रहे हैं, जैसे ही आपको दिखा क्वेश्चन 6p2, आपने तुरंत क्या लिखा भाई? 6 से शुरू करना है, 2 नंबर तक लिखने, एक एक कम करके। पहला 6, एक कम किया 5, 2 नंबर हो गए, दोनों को गुणा कर दो, 6 5 30, आपका आंसर हो गया। आई बात समझ में कि नहीं? और वैसे ही लास्ट वाला भी आप देख लो, 9p3 का मतलब फैक्टोरियल 9 बाई 9 माइनस 3, यानी फैक्टोरियल 9 बाई फैक्टोरियल 6, फिर से वही ब्रेक करेंगे, 9 8 7 फैक्टोरियल 6 बाई फैक्टोरियल 6, ये कैंसिल हो गया, 7 8 56, 9 504 ये आ गया। और वही अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में है तो आपको पता है कि 9 से शुरू करना है, एक एक कम करके 3 लिखने, पहला 9, एक कम 8, फिर उससे कम 7, तीनों को गुणा किया, 7 8 56, 9 504, आपका आंसर ही आ गया। तो ठीक है, अब इस तरह का कोई भी फैक्टोरियल वैल्यू आए आप उसको इजिली सॉल्व कर सकते हो, करने कोई जरूरत नहीं है। अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में है, अगर आपको एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, सीसैट, यूपीपीसीएस, यूपीटेट, कहीं पर भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, सुपर टेट, तो आप इस तरह से बस एक लाइन में तुरंत आंसर लिखो। और अगर आप बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो या आपको स्कूल का एग्जाम देना है, यूनिवर्सिटी एग्जाम देना है, तो आपको सारे स्टेप्स लिखने पड़ते हैं, इसलिए आप यहां से स्टार्ट करोगे और फिर यहां पर लाकर के एंड कर दोगे। है कि नहीं? बिल्कुल सिंपल। अच्छा, दूसरा आपको इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, आर का मान बताइए जब 15pr इज इक्वल टू 2730 या 12pr इज इक्वल टू 1320 या फिर 9pr इज इक्वल टू 60480। मतलब क्या हुआ? इस बार आपको n की वैल्यू दिया हुआ है, मतलब कुल 15 वस्तुएं हैं, उसमें से r वस्तुओं को लेने पर कुल परम्यूटेशन अगर 2730 आ रहा है तो r का मान बताइए कि 15 में से कितनी चीजों को लेने का तरीका है ये। उसी तरीके से 12 में से कितनी चीजों को लेने का तरीका 1320 है, 9 में से कितनी वस्तुओं को लेने का तरीका 60,480 है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे? देखो, पहले एक एग्जांपल पिछला वाला याद करो, जब हमने आपसे पूछा कि 6p2 इसकी वैल्यू क्या होती है, तो हमने आपको बोला था कि 6 से शुरू करना, एक एक कम करते हुए गुणा करना है। कितनी बार? जितने नीचे यहां पर नंबर है, यानी कि 6 गुणे 5, 2 में ही खत्म हो गया, 6 पंजे 30, ये वैल्यू हो गई 30। अब इसी को उल्टा देखो, अगर मैं आपको पूछूं कि 6pr इज इक्वल टू अगर 30 है तो r की वैल्यू बताओ। इसका मतलब कि कुल कितने ऐसे गुणनखंड हैं जिनके बीच में एक एक का गैप है, आपस में मल्टीप्लाई हुए हैं और रिजल्ट 30 आ गया है। तो ये जानने के लिए मुझे एक चीज तो हमेशा पता होगी, वो ये कि पहला गुणनखंड, पहला फैक्टर कौन सा है। क्यों? क्योंकि ये जो वैल्यू है वहीं से ये शुरू होता है और एक एक करके कम होता जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 30 को 6 से डिवाइड करेंगे, 6 पंजे 30, तो अगला फैक्टर कौन सा आ गया? 5। अगर अगला आने वाला नंबर इससे एक कम है तो यही दोनों नंबर हुए।
ठीक है, तो इसी चीज को मैं ऐसे लिख दूंगा 6 इंटू 5। इतना बात समझ में आ गया? अगर ये समझ में आ गया तो आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। ठीक है, तो 15PR जो 2730 वैल्यू आई है, ये आने के लिए सबसे पहला फैक्टर 15 रहा होगा, इनटू अब क्या करो 2730 को 15 से डिवाइड करो, तो ये आप 27 में कितना जाएगा, 15 एक कम 15, यहां पे कितना बचेगा 12, 123, तो 15 अट्ठे 120, फिर 330, फिर 15 दूना 30, 182। ठीक, अब 15 के बाद अगला नंबर कौन सा आया रहा होगा, बिल्कुल सही, एक कम 14 आया होगा। अब 14 से इसको डिवाइड करो तो 14 एक कम 14, और यहां पे कितना बचेगा 4, 2 42, 14 3 42, ये कट गया। अगला नंबर क्या है 13, और यहां भी 13 ही आना है, इसका मतलब 13 पे आके रुक गए आप। अब जो ये 2730 है, ये मैं समझाने के लिए आपको कर रहा हूं, ये 2730 ये क्या किसका किसका प्रोडक्ट है, 15 14 13 का, केवल 3 का। तो इसका मतलब यह है कि ये वैल्यू 15P3 इसी की तो वैल्यू है ये भाई। अगर ये 15P3 होगा तो हम इसकी वैल्यू कैसे निकाल रहे थे, अभी हमने क्या तरीका बताया था, 15 से शुरू करना, 3 प्रोडक्ट तक जाके रुक जाना है, तो 15 फिर 14 फिर 13। अगर ये 3 नंबरों का गुणनखंड प्रोडक्ट अगर आपको मिला हुआ है तो इसका मतलब इसकी वैल्यू 15P, जितने नंबर है उतना नीचे लिख दो। ठीक, तो यहां से आपको डायरेक्टली ये वैल्यू मिल गया कि R = 3। R का मान कितना है, 3 है, एक लाइन में आपको आंसर मिला। ठीक है, लेकिन ऐसा आप कहां करेंगे, अगर आप किसी MCQ क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, तो मल्टीपल चॉइस का आंसर दे रहे हैं, वो किसी भी एग्जाम में हो सकता है। ठीक है, चाहे वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो या फिर बोर्ड का एग्जाम हो। लेकिन अगर ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में आएगा, फिर आप इसका आंसर कैसे दोगे, जरा सा देखो। अब हम इसको क्या करेंगे कि यहां पर ये लिख दिया, अब इसी चीज को मैं ऐसे लिखूंगा कि भाई ये 15PR है, और आगे जो हमने लिखा 15 इंटू 14 इंटू 3, अब वहीं से अभी डायरेक्ट आंसर तो एक तो ये हो गया जो हमने लिखा। अब इसी को मैं क्या लिखूंगा कि 15 इंटू 14 इंटू 13, जितने नंबर्स हैं उसके बाद का फैक्टोरियल ऊपर और उतना ही फैक्टोरियल नीचे। फिर इसी चीज को अब ये पूरा ऊपर मिला के फैक्टोरियल 15 अपॉन फैक्टोरियल 12 है, और इधर का क्या है 15PR का मतलब कि फैक्टोरियल 15 अपॉन 15 माइनस R। अब आप यहां से देखो, ऊपर की वैल्यू बराबर नीचे की वैल्यू बराबर होनी चाहिए, तो यही चीज मैं यहां से लिखूंगा कि दिस इंप्लाइज दैट फैक्टोरियल 15 माइनस R = फैक्टोरियल 12, यानी कि दिस इंप्लाइज दैट 15 माइनस R = 12, सो R = 15 माइनस 12 दैट इज 3। ठीक है, अगर आप बोर्ड एग्जाम में लिख रहे हैं तो आपको ये पूरे स्टेप्स लिखने पड़ेंगे। हमने यहां पे क्या किया हुआ है कि भाई फैक्टोरियल में बदलना है पूरे को। इधर फॉर्मूला आपका क्या है, वही NPR = फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस R में कन्वर्ट करना। तो इधर इसको मल्टीप्लाई किया, उतना ही नीचे मल्टीप्लाई किया, वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। ऊपर वाला फैक्टोरियल 15, नीचे वाला फैक्टोरियल 12 बन जाएगा। फॉर्मूले के हिसाब से इसको लिखोगे, फैक्टोरियल 15 अपॉन 15 माइनस R हो जाएगा। अब ऊपर की वैल्यू ऊपर के बराबर है तो नीचे वाली नीचे के बराबर होनी चाहिए। तो फैक्टोरियल 15 माइनस R अगर फैक्टोरियल 12 के बराबर है, इसका मतलब कि 15 माइनस R 12 के बराबर होगा। तो 15 माइनस R = 12, R उधर गया, 12 इधर आके माइनस हो गया, तो R = 3। ये पूरा प्रोसेस ऐसे आपको लिखना पड़ेगा। ठीक, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में है, MCQ में है, तो डायरेक्ट आंसर लिखिए। अब बाकी सबके आंसर आप लिख सकते हैं। चलिए शुरू करिए। वैल्यू क्या है 12PR, तो 12PR का मतलब क्या हुआ, पहले इस नंबर को, अब यहां पर भी कहां से शुरू होगा, 12 से शुरू होगा, इनटू इस नंबर को पहले 12 से भाग दो, तो 12 एक कम 12, एक 12 आएगा, 12 एक कम 12, फिर 0 आ गया, 110 बचा। अब 12 के बाद अगला नंबर क्या आना, 11, 11 से इसको भाग देंगे तो 11 एक कम 11, 11 दहा में 110, फिर अगला नंबर क्या आ गया 10। अब ये सारे नंबर कॉन्टिन्यूएशन में आ गए। इसका मतलब क्या हो गया कि 1320 जो है, आपको जो भी नंबर दिया रहेगा उसको यहां से शुरू करके एक एक कम करके प्रोडक्ट में बदल देना है, जहां तक जाके वो पूरा हो जाएगा, बस वही आपका आंसर हो गया। अब आप देखो ये इज इक्वल टू क्या हुआ, इसका मतलब ये 12P कितने नंबर्स हैं, वही उतना नीचे लिख दो 12P3। तो यहां से अगर इन दोनों को, इसका मतलब ये हो गया कि 12PR = 12P3, तो यहां से आपको मिल गया R = 3। अब बाकी जो यूनिवर्सिटी या बोर्ड एग्जाम वाले बच्चे हैं वो इस चीज को कैसे लिखेंगे, आप इसी चीज को ऐसे लिख दोगे कि भाई 12PR का मतलब वो फैक्टोरियल 12 अपॉन 12 माइनस R = ये 10 तक हुआ था, तो इसका मतलब इंटू फैक्टोरियल 9 बाई फैक्टोरियल 9 करना पड़ेगा। ऊपर की वैल्यू फैक्टोरियल 12, नीचे की वैल्यू फैक्टोरियल 9। इसका मतलब ये हो गया कि फैक्टोरियल 12 माइनस R = फैक्टोरियल 9। इट मीन्स की 12 माइनस R = 9, विच इज इंप्लाइज दैट R = 3। ठीक है, इस तरह से आपका ये हो गया, आपके ये आंसर आ जाएंगे। ठीक, अब जैसे इतना ही लिखा है तो इतना भी शॉर्ट नहीं कर दीजिएगा, इसके बाद एक स्टेप और कर दीजिएगा कि दिस इंप्लाइज दैट R = 12 माइनस 9 = 3। तो यहां से आपकी R की वैल्यू 3 मिल गई आपको। ठीक है, यह तरीका हुआ इसको करने का।
अब जैसे देखो ये 9pr की वैल्यू निकालनी है तो 9 से शुरू करना भाई, पहले लिखा 9 इंटू, अब 9 से इसको डिवाइड करो तो क्या होगा, 9 छक 54, फिर कितना बचेगा 5, 54, 9 छक 54, सॉरी 6 बचेगा 64 हुआ, तो 9 सत्ते 63, 1 18, 9 दूना 18, 0, 6720 आ गया। अब फिर अगला नंबर 8 आएगा तो इसको 8 से भाग दो, 8 8 64, 3 बचेगा 32, 8 चौको 32, 840 हुआ। अब इसके बाद अगला नंबर यहाँ पे 7 लेंगे, इसको 7 से डिवाइड करो तो 7 एकम 7, 7 दूना 14, ये इसके बाद 120 आ रहा है। अब 120 को अगला नंबर क्या है 6 से डिवाइड करो तो 6 दूना 12, 20 हो गया। अब 6 के बाद अगला नंबर 5 आएगा और फिर अगला नंबर 4 आ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि 9 से लेकर ये 4 तक का पूरा प्रोडक्ट हो गया। अब इसी चीज को शॉर्टकट फॉर्म में आप क्या लिखते हो, यही वैल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगी बताओ, 9p कितने नंबर है 1 2 3 4 5 6, 9p 6। तो अब यहां से आपको मिला कि 9pr इज इक्वल टू 9p6, इसका मतलब r इज इक्वल टू हो गया 6। डायरेक्ट एक लाइन में आपको आंसर मिल गया। अब इसी चीज को अगर आपको मतलब रिटन एग्जाम में लिखना है तो आप इसी चीज को क्या लिखेंगे कि दिस इंप्लाइज दैट फैक्टोरियल 9 बाई फैक्टोरियल 9 माइनस r इज इक्वल टू, अब यहां पर ये हो जाएगा ऊपर क्या फैक्टोरियल 9 बाई फैक्टोरियल 9 माइनस, अब ये क्या है इंटू फैक्टोरियल 3 ऊपर था अपॉन फैक्टोरियल 3 हुआ है नीचे, तो 9 माइनस नहीं, ये क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 3। ठीक है, अब यहां से ये वैल्यू हो जाएगा कि दिस इंप्लाइज दैट फैक्टोरियल 9 माइनस r इज इक्वल टू फैक्टोरियल 3, यानी कि 9 माइनस r इज इक्वल टू 3। दिस मीन्स कि r इज इक्वल टू 9 माइनस 3 विच इज 6। तो r इज इक्वल टू आपकी वैल्यू मिल गई आपको 6। ठीक है, तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस की इसकी वैल्यू को आप निकाल सकते हो। अब देखिए कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ n। इस बार आपको r की वैल्यू दिया है और अब आपसे n की वैल्यू पूछ रहा है कि n की वैल्यू बताओ कि n कितना होगा। अब आप देखो जैसे हम फर्स्ट वाला करने चल रहे हैं, फर्स्ट वाले की वैल्यू क्या है np5 इज इक्वल टू 20 np3। ठीक है, np5 का मतलब क्या हुआ कि फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई n माइनस 5 इज इक्वल टू, इधर ये क्या हो गया 20 इंटू फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई n माइनस 3। n दोनों तरफ है, कैंसिल हो गया। n माइनस 3 को इधर लाओ तो ये हो जाएगा n माइनस 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस 5 इज इक्वल टू 20। ये आपको मिला। अब इसी चीज को देखो, अब इसमें से बड़ा फैक्टोरियल कौन सा है, देखो n में से 3 माइनस हो रहा है, n में से 5 माइनस हो रहा है, मतलब कि अगर मान लो ये 10 है तो 10 में से 3 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 7, और 10 में से 5 घटाओगे तो 5। जहां पर कम माइनस होगा वो ज्यादा होगा, तो बड़े वाले फैक्टोरियल को ब्रेक करना है। दिस इंप्लाइज दैट अब अगर मैं n माइनस 3 बाहर निकालूंगा तो अंदर बचेगा n माइनस 4, फिर जब मैं n माइनस 4 बाहर निकालूंगा तो अब अंदर बच जाएगा आपका फैक्टोरियल n माइनस 5, और नीचे भी है फैक्टोरियल n माइनस 5, और ये इज इक्वल टू है 20। n माइनस 5 n माइनस 5 कैंसिल हो गया। ठीक, ये दोनों कैंसिल होने के बाद में अब आपको यहां पे देखो दो चीज बची, क्या n माइनस 3 इंटू n माइनस 4 इज इक्वल टू 20। अब आप देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 1 का डिफरेंस है दोनों नंबरों में। दोनों नंबरों में कितने का अंतर है, सिर्फ 1 का, और दोनों का गुणनफल कितना आ रहा है 20। तो 20 के ऐसे फैक्टर आपको चाहिए जिनका डिफरेंस 1 हो और जिनका प्रोडक्ट 20 हो। तो आप जानते हो कि 5 इंटू 4 इज इक्वल टू क्या होता है 20 होता है। इसका मतलब अब देखो बड़ा नंबर कौन सा है, ये नंबर बड़ा है, तो n माइनस 3 इज इक्वल टू 5 लिखो, या फिर n माइनस 4 इज इक्वल टू 4 लिखो। ठीक है, आपको n की वैल्यू मिल जाएगी। दूसरी चीज कि हमें कैसे पता कि ये फैक्टर कहां से शुरू होगा, तो जो ये लास्ट वाला नंबर है माइनस होने वाला उससे ज्यादा ही होगा जहां से ये स्टार्ट होगा। अब देखो दो ऐसे नंबर जिनका प्रोडक्ट 20 आ रहा हो और जिनके बीच में 1 का डिफरेंस हो, बड़ा नंबर n माइनस 3 है, छोटा नंबर n माइनस 4 है, तो बड़ा नंबर इसका मतलब ये हो गया कि मैं ऐसे लिखूं n माइनस 3 इज इक्वल टू 5, जिसका मतलब हो गया कि n इज इक्वल टू 3 उधर जाके ऐड हो जाएगा, n की वैल्यू 8 मिल जाएगी। या फिर इसी को मैं ऐसे लिखूं कि n माइनस 4 इज इक्वल टू 4, तो 4 उस साइड जाके ऐड हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू फिर से आपको 8 मिलेगा। क्लियर, आ रही बात समझ में? तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी कि n की वैल्यू कितनी होती है 8। एक बार समझ में आ गया तो फटाफट आप इसको लिख लोगे। क्लियर। अब ये देखो नेक्स्ट वाला क्या है, सेकंड वाला क्या है कि np3 इज इक्वल टू 13 np2। सेम वही प्रोसेस करो। np3 का मतलब क्या हुआ, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 3 13 इंटू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 2। ये कैंसिल हो गया, n माइनस 2 इधर आ जाएगा, तो n माइनस 2 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 13। n माइनस 2 को अगर आप ब्रेक करो तो n माइनस 2 आप बाहर ले लो, आपको मिल जाएगा क्या फैक्टोरियल में n माइनस 3 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n माइनस 3, और ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा
13, n माइनस थ्री कैंसिल हो गया। अब आपको ये वैल्यू क्या मिल गई, n माइनस टू इज इक्वल टू 13, इसका मतलब n इज इक्वल टू 13 प्लस 2, दैट इज n इज इक्वल टू 15। तुरंत आपको आंसर मिल गया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं, बस फटाफट आपने देखा ये कैंसिल आउट होगा, बस आपने यूं कर दिया। ठीक है, अब इसी को शॉर्ट में आप कैसे करोगे? देखो, शॉर्ट में करने का तरीका होता है कि इन दोनों का डिफरेंस पहले लिखो, n और 3 का, तो मैंने लिखा n माइनस 3, फिर उसके एक और बाद वाले का लिखो n माइनस 4, अब उसके एक और बाद जैसे आप करोगे n माइनस 5 इसके बराबर आ जाएगा। अब रुक जाना है, n माइनस 3 n माइनस 4 केवल वहां तक लिखना है और ये इज इक्वल टू इस नंबर के लिख देना है, यानी कि 20। अब आप वहीं पर आ गए कि दोनों का डिफरेंस 1 है, दो ऐसे नंबर जिनका डिफरेंस 1 हो, प्रोडक्ट 20 हो, तो वैल्यू 5 इंटू 4 होती है। ये छोटा नंबर है, ये बड़ा नंबर है, तो यहां से हमको मिल जाता है कि आइदर n माइनस 3 इज इक्वल टू 5, यानी कि n इज इक्वल टू 8, या फिर n माइनस 4 इज इक्वल टू 4, दैट इज n इज इक्वल टू 8। ठीक है, ऐसे ही इस वाले के लिए भी अगर आप करोगे तो क्या लिखोगे? देखो, n माइनस 2 से शुरू करो, तो आपने लिखा n माइनस 2, अब जैसे ही एक और माइनस करोगे n माइनस 3 इसके बराबर हो गया, उसको छोड़ दो, तब तक माइनस करते रहना जब तक यहां तक आना। अब देखो कितनी बार लिखना, ये 3 है, ये 5 है, दोनों का डिफरेंस क्या है 2, तो यहां से शुरू करके केवल दो फैक्टर्स लिखने हैं, इन दोनों का डिफरेंस है 1, तो केवल एक ही लिखना है n माइनस 2, इन दोनों का डिफरेंस इज इक्वल टू ये नंबर लिख दो 30, तो n इज इक्वल टू आपको क्या मिल गया 15, एक लाइन में आंसर मिल गया। एक और दिखा रहा हूं मैं ऐसे शॉर्ट में करने। अब जैसे ये क्वेश्चन दिया np6 इज इक्वल टू np4, अब आप ये देख रहे हो कि 6 और 4 का डिफरेंस कितना आ रहा है 2, दो का अंतर है। n माइनस 4 से शुरू करो, तो n माइनस 4 पहला हुआ, दूसरा क्या होगा n माइनस 5, बस दो ही फैक्टर लेने, जितना डिफरेंस होगा उतने लेने, एक एक कम करके यहां से शुरू करना, और इसकी वैल्यू किसके बराबर लिख देनी है, इस नंबर के, यानी कि 30। अब 30 का ऐसा फैक्टर बताओ जिनका इन दोनों के बीच में एक एक का अंतर है ना, तो 30 का 30 का ऐसा फैक्टर आपको बताना है, ऐसा गुणनखंड बताना है जिसके बीच में एक का अंतर हो और गुणनफल 30 आता हो। तो ये आपका होता है 6 गुणे 5 बराबर 30, डायरेक्ट आपने देख लिया। अब बड़ा नंबर n माइनस 4 है, तो आइदर आप लिखोगे n माइनस 4 इज इक्वल टू 6, यानी कि n इज इक्वल टू 10, और n माइनस 5 इज इक्वल टू 5, यानी कि n इज इक्वल टू 10। फट से आपको आंसर मिल गया तुरंत, आप देखो। ठीक है, तो इस तरह से आप ऐसे सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। आप r की वैल्यू निकाल सकते हो, आप n की वैल्यू निकाल सकते हो, जो आपको दिया गया उसकी वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, n और r दोनों पता है तो आप वैल्यू निकाल सकते हो, इस तरह का रिलेशन है तो आप इसको निकाल सकते हो। अब देखो एक क्वेश्चन ये भी दे दिया आपको, इसी तरह का है। देखो ये तो हुआ n, और n क्या है 30 है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये r है, ये r माइनस 1 है, मतलब एक कम है इससे, मतलब इन दोनों का डिफरेंस कितना है 1 आ रहा, तो इसका डिफरेंस एक ही, केवल एक फैक्टर लिखना है, वो क्या लिखना है 30 माइनस r माइनस 1, और एक ही r और r माइनस 1 के बीच में एक का गैप है, तो बस यही एक फैक्टर लिखना। जैसे हम क्या लिखते थे n माइनस r लिखे ना अभी यहाँ पे, तो क्या लिखते हैं 30 माइनस r माइनस 1, और ये वैल्यू इज इक्वल टू इसके लिख दो, यानी कि 21। अब जैसे ही हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 30। अब जो लोग जिनको दिक्कत है वो ऐसे लिखे प्लस माइनस का प्रॉब्लम में, नहीं तो आप डायरेक्टली एक लाइन में लिख सकते थे। 30 यहाँ पे हो जाएगा माइनस r, और माइनस माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू हो गया 21। तो 30 प्लस 1 ये हो गया 31 माइनस r इज इक्वल टू 21। तो 31 में से कितना माइनस करोगे 21 आएगा 10, या डायरेक्टली ऐसे लिख दो कि 31 माइनस 21 इज इक्वल टू r विच इज इक्वल टू 10। आपका आंसर आ गया, r की वैल्यू 10। ठीक है, अगर आपको दिक्कत नहीं होती तो आप डायरेक्टली यहां से देखते कि 30 माइनस r माइनस माइनस यानी कि प्लस 1, तो 30 एक 31 माइनस r, आप एक लाइन में लिखते 31 माइनस r इज इक्वल टू 21, r इज इक्वल टू 10। आपको फट से आंसर मिल गया इसका। आई बात समझ में? तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन आए आप उसका तुरंत आंसर दे सकते हो। अब ये क्वेश्चन आ गया, अब जैसे बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है, इसमें भी कुछ अलग नहीं है, लेकिन अब आप डरते हो सर इसमें तो कोई नंबर नहीं दिया, कैसे क्या करें। आपका काम है सिर्फ इतना देखना कि इन दोनों में कितने का अंतर है। ये है r, ये है r प्लस 1, मतलब दोनों के बीच में डिफरेंस है एक का, तो प्रोडक्ट सिर्फ एक का लिखा जाएगा। एक डिफरेंस केवल लिखना है, कौन सा? जो छोटा होता है उसी को लिखते हैं। छोटा है r, तो 3 माइनस r आपको लिखना है। 3 माइनस r इज इक्वल टू, अब क्या लिखना था? जिस नंबर से इसमें गुणा हुआ रहता है छोटे वाले में, जहां पे कोई नंबर नहीं होता वहां पर 1 होता है। हमने आपको नंबर सिस्टम में बोला है कि एक क्या है, 1 इज गॉड ऑफ नंबर्स, ये सभी नंबरों का भगवान है, देवता है, खुदा है। ठीक है, अल्लाह, आप जो समझो ये कह लो, ये ऐसा नंबर है, दिस इज द गॉड ऑफ द नंबर्स, जो यत्र तत्र सर्वत्र, जहां भी आप देखोगे, जिस भी नंबर में देखोगे, ये आपको प्रेजेंट मिलेगा। जहां कुछ भी नहीं होता वहां ये जरूर होता है। ठीक है, तो अब यहां पर आपको ये नंबर क्या अवेलेबल मिल गया कि 1 है, जहां कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 अंडरस्टूड है, एक से मल्टीप्लाई हुआ, दोनों का अंतर लिखा, 3 माइनस r इज इक्वल टू, आप 1 लिखो, यहां से लिखो 3, 1 इधर आएगा -1 इज इक्वल टू r, यानी कि r इज इक्वल टू आ गया 2। तो कैसा भी क्वेश्चन क्यों ना आए, आप तुरंत इसका आंसर बता सकते हो। बस एक बार इसको अच्छे से समझ लिया तो बस आप इसको करते चले जाओ। आई बात समझ में?
इसी क्वेश्चन को देखो, ये रेशियो में करके पूछ लेते हैं आपको कि NP4 is to NP5 is equal to 1:2 है, तो n की वैल्यू बताओ। अरे भाई रेशियो का NP4 is to NP5 का मतलब क्या हुआ? NP4 बटा NP5 बराबर 1/2, 2 इधर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 टाइम्स NP4 is equal to NP5। मतलब अगर उन्होंने ये क्वेश्चन दिया तो तुमको डायरेक्टली क्या करना चाहिए, लास्ट वाले नंबर का फर्स्ट के साथ और फर्स्ट वाले नंबर का लास्ट के साथ मल्टीप्लाई कर दो, यानी डायरेक्टली लिख दो कि 2 टाइम्स NP4 is equal to NP5। अब देखो 4 और 5 का डिफरेंस 1 है, तो इन दोनों का छोटा वाला ये है, तो इन दोनों का एक बार डिफरेंस लिखो, इज इक्वल टू ये नंबर लिख दो 2 और n इज इक्वल टू 6, आपका आंसर मिल गया। आई बात समझ में? एक और मैं दे रहा हूं, करो। देखो NP5 इज टू NP3 इज इक्वल टू 2:1 दिया हुआ है। इसका क्या मतलब आप लिखोगे? बिल्कुल सही, सही बोल रहे हो। NP5 हाँ इज इक्वल टू पहले वाले नंबर को दूसरे के साथ, दूसरे नंबर को पहले के साथ, तो 1 का मल्टीप्लाई किया, कोई मतलब नहीं, बिल्कुल सही। 2 इंटू NP3, शाबाश, ये आपने लिखा। अब आप देख रहे हो कि 5 और 3 के बीच में कितने का गैप है? 2 का, तो इन दोनों के डिफरेंस को 2 बार लिखना है। क्या लिखना है? पहला n-3, फिर एक कम करके क्या आएगा? n-4, बिल्कुल सही। और ये वैल्यू कितनी आ जानी चाहिए? इज इक्वल टू 2, करेक्ट है। तो बताओ भाई, 2 का ऐसा फैक्टर जिसका डिफरेंस 1 आता हो और प्रोडक्ट 2 आता हो, हम जानते हैं क्या होता है, 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। अब ये बड़ा नंबर 2 होगा, छोटा नंबर 1 होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि या तो n-3 इज इक्वल टू 2, यानी कि n इज इक्वल टू 5 होगा, और n-4 इज इक्वल टू 1, दैट इज n इज इक्वल टू 5 होगा। आंसर आपको वही लेना है जो पॉजिटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर आप ले नहीं सकते। तो यहां से देखो आपको आपका आंसर मिल गया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये देखो कि 3 लोगों के पास में 4 कोट है, 5 वेस्ट कोट है और 6 कैप्स है, 6 टोपियां हैं, ठीक है। तो कुल कितने तरीके से वे उन्हें पहन सकते हैं? मतलब 3 लोग हैं, तीनों लोगों को मिला करके उनके पास क्या क्या है? 4 कोट है, 4 कोट का मतलब पूरा फुल सूट कोट जो आप कहते हो। 5 वेस्ट कोट का मतलब सूट के अंदर जो हाफ वाली पहनी जाती है इसे कोटी भी आप कहते हो। और उनके पास 6 टोपियां हैं, ठीक है। तो कुल कितने तरीके से वे उन्हें पहन सकते हैं? तो आप ये देखो, पहनने वाले कितने हैं? 3 लोग। कुल कितने लोग हैं? 3। अब देखो उन तीनों के लिए, जैसे 4 कोट है तो 4 कोट को 3 लोग कुल कितने तरीके से पहन सकते हैं? इसका तरीका क्या होगा? 4p3, 4 में से, अब देखो कैसे, कौन सा n होगा, कौन सा r होगा, कैसे हम लिख रहे हैं। कुल चीजें कितनी है? 4, लेनी कितनी है? 3, क्योंकि 3 ही लोग हैं ना, तो 3 ही पहन पाएंगे। तो 4 में से 3 लेने का तरीका 4p3 हुआ। 5 वेस्ट कोट है, पहनने वाले 3 है, तो इसका तरीका क्या होगा? 5p3 होगा, करेक्ट है। ऐसे ही 6 कैप्स हैं, तो इसमें से 6 में से 3 लेने का तरीका क्या हुआ? 6p3 हुआ, ठीक है। अब क्या करना है? 4 कोट भी पहनने हैं, 5 वेस्ट कोट भी पहनना है और 6 कैप्स भी पहनने हैं। उनको मिलाकर के, क्योंकि तीनों अलग अलग चीजें हैं, कोट के अंदर वेस्ट कोट पहनी जाती है और टोपी सर पे पहनी जाती है, तो तीनों एक साथ पहनी जा सकती हैं, तीनों एक साथ पहनना चाहिए, पहनते हैं लोग, ठीक है। तो इसलिए इनमें से कोई ऐसा नहीं है कि दोनों एक ही चीज है। जैसे अगर मैं ये कहता कि यहाँ पे 4 शर्ट और 5 टी शर्ट है, इन दोनों में ऑप्शन होता, या तो शर्ट पहनेंगे या तो टी शर्ट पहनेंगे, लेकिन ये तीनों चीजें एक साथ पहनी जाती हैं। तो क्या करेंगे? कोट और वेस्ट कोट एक साथ पहनी जाती है, कैप सर पे लगाई जाती है, तो इन तीनों को एक साथ लेना है, तो ये भी होगा एंड ये भी होगा एंड ये भी होगा। तो यहां पे क्या हुआ? प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन हुआ, तीनों का आपस में क्या होगा? प्रोडक्ट होगा। अब एक तरीका है कि अब आप इसको फॉर्मूले के हिसाब से निकालो, दूसरा तरीका जो हमने आपको समझाया, क्या करेंगे? 4 से शुरू करना, 3 फैक्टर्स लिखने एक एक कम करते हुए, तो ये हो जाएगा 4 से 1 कम 3 गुणे 2, 3 फैक्टर हो गए, इंटू 5 से शुरू करना है, 3 कम करते हुए लेके आएंगे, 5 गुणे 4 गुणे 3, ये हो गया। वो 6 से शुरू करते हुए 3 तक लेकर के आना है, तो वो क्या हो जाएगा? 6, 5, 4, ठीक है। और जैसे आप इनका गुणा करोगे तो ये कितना हो गया? 4 3 12 दूना 24, ये कितना? 5 चौको 20 3 60, और ये वैल्यू कितना? 6 5 30 चौको 120। अब ये 12 6 72, तो ये 7200 हो गया। तो इसी वैल्यू को आप समझो कि 24 गुणे 7200 हो गया। अब इज इक्वल टू 2 0 एज इट इज आएंगे, 24 से गुणा कर दो, 24 दूना 48 का 8, हाथ लग गया 4, ठीक है। और 24 सत्ते 168 और प्लस 4 172, तो कुल तरीका हो गया, ये कितना हुआ? आप देख लो, 1,72,800। इतने तरीके से वो लोग इन चीजों को आपस में पहन सकते हैं। आगे बात समझ में? तो आप देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस आपके पास आएंगे और आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में परम्यूटेशन का इस तरह से यूज करना है, इस तरीके से आपको इनको सॉल्व करना है। आगे बात समझ में? ठीक है, अब कर लेंगे सारे क्वेश्चंस। तो अच्छे से समझिए, बार बार वीडियो को देखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए और फिर सभी क्वेश्चंस को आप सॉल्व करिए। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक करिए, अपने सुझाव अपने विचार कमेंट में दीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, ठीक है। और प्लीज बार बार वीडियो को देखिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छी आपकी मैथ्स हो जाएगी, उतने अच्छे तरीके से आप इन चैप्टर्स को तैयार कर लेंगे। आपको कहीं भी दिक्कत आती है आप हमसे पूछिए, ठीक है। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।